अपनाया गया? नेहरू मालडोविस मॉडल। और उसमें नियंत्रण और नियमन पर काफी जोर दिया गया। अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को कठोर तरीके से नियंत्रित करने पर जोर दिया गया। ठीक है, नेहरू मालडोविस मॉडल जो 1991 तक चला, उसको कहा जाता है PQL संक्षेप में, परमिट कोटा लाइसेंस। हर चीज के लिए लाइसेंस आपको लेना था, कोटा फिक्स होता था, परमिशन लेना पड़ता था। ठीक है, किससे? सरकार से। सब कुछ सरकार निर्धारित करती थी। तो ये कठोर नियंत्रण था। कठोर नियंत्रण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? कठोर नियंत्रण के परिणाम स्वरूप 1980 के दशक तक आते आते सरकारी कंपनियां जो थी वो घाटे में चलने लगी। विदेशी मुद्रा भंडार काफी नीचे आ गया, विदेशी निवेश काफी कम हो गया, बाहरी उधारी भारत सरकार की काफी बढ़ गई, और आयात बिल चुकाने के लिए हमारे पास 2 सप्ताह का मात्र फॉरेक्स रिजर्व था, विदेशी मुद्रा भंडार था। ठीक है, 24 जुलाई 1991 को मनमोहन सिंह ने कहा कि देश आर्थिक रूप से गहरे संकट के दौर में आ चुका है और हमारे पास महज 25,000 करोड़ रुपए बच गए हैं, जिससे केवल एक पखवाड़ा का यानी 2 सप्ताह के आयात बिल को चुकाया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। कितना बच गया था? 25,000 करोड़, 110 करोड़ डॉलर बच गया था उस समय के हिसाब से। तो मनमोहन सिंह ने वहां ये कहते हुए बजट प्रस्तुत किया और आर्थिक नीतियों की रूपरेखा संसद को बताया, और उसी से आर्थिक सुधार की प्रक्रिया आरंभ हुई। तो ये कारण क्या था? पृष्ठभूमि क्या थी? 2 तरह की पृष्ठभूमि। एक तो ये आंतरिक और दूसरा बाह्य कारण। ब्रीफ में जाते हैं हम। आंतरिक कारण में भी 2, आर्थिक और राजनीतिक। आर्थिक में क्या हुआ? सरकार का घाटा काफी बढ़ गया, फिस्कल डेफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा काफी बढ़ गया। सरकार का भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट काफी खराब होने लगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट कहता है किसी देश का शेष विश्व के साथ सभी प्रकार का लेन देन क्या कहलाता है? भुगतान संतुलन। तो चूंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार था ही नहीं समझे, और हम लोग निर्यात भी नहीं करते थे कि पैसा कमाए, डॉलर कमाए, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति क्या हो गई? विपरीत हो गई। और जब सरकार ही कीमत तय करती थी, ठीक है, और कोई कंपटीशन होता नहीं था, औद्योगिक क्षेत्र में कोई कंपटीशन नहीं था, वर्षों तक हमारे यहाँ एक स्कूटर चलता रहा। टीवी में एक DD1 और कौन सी कंपनी थी? ओनिडा या फिलिप्स, वो चलता रहा। अकाई बहुत बाद में। तो ये नहीं था, तो महंगाई, वस्तुओं की महंगाई भी काफी बढ़ती चली गई। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति काफी बढ़ गई, और सरकारी कंपनियां जो थी उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप होता था, और अनुशासन और कार्यकुशलता नहीं थी। बाजार को ध्यान में रखकर सरकारी कंपनियां काम नहीं करती थी, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो गई। लाभदायकता किसकी? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सार्वजनिक उपक्रमों की स्थिति भी डामाडोल हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ? भारतीय अर्थव्यवस्था की रेटिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने नीचे कर दिया। क्या कर दिया? नीचे, कि कभी भी ये दिवालिया हो सकता है। किसने किया? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रेटिंग नीचे कर दिया। अब हम लोग गए कहां? और इसी समय राजनीतिक क्षेत्र में क्या चल रहा था? मंदिर मस्जिद विवाद, आरक्षण विवाद, ये आंतरिक स्थिति थी, और अस्थिरता का दौर। प्रधानमंत्री आ रहे थे, जा रहे थे, ठीक है, वो शक्तिशाली प्रधानमंत्री नहीं था। और जिस समय आर्थिक सुधार शुरू हुआ उस समय ना तो प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य थे या ना वित्त मंत्री, जानते हैं ना? ठीक है। अब बाह्य
क्या बाह्य संकट क्या था? तो यूएसएसआर जो हमारा दोस्त हुआ करता था वो उसका विघटन हो गया। संकट के दौर में हम लोग आ गए। हम लोग के पास क्या था? विदेशी मुद्रा भंडार क्या एकदम कम। अब मदद कर एक तो आंतरिक जो नीतियां थी उससे और कम होता चला जा रहा था, और जो मदद करने वाला था वो खुद संकट में आ गया। और हम लोग अभी भी 85% तेल बाहर से मंगाते हैं, गल्फ कंट्रीज से। गल्फ कंट्रीज में क्या हुआ प्रॉब्लम? इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया, खाड़ी संकट, तेल का कीमत क्या कहते हैं, नीम पर करेला, वही हुआ, भाव पर नमक छिड़कना, ये हो गया। क्या हुआ? खाड़ी संकट। खाड़ी संकट से क्या हुआ? तेल की कीमत बढ़ गई। अब इन परिस्थितियों में ही चंद्रशेखर जब पीएम थे, उनको भारत का सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखना पड़ा था पैसा के लिए। समझ में आई बात? 1980 के दशक में थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुआ, लेकिन व्यापक रूप से 24 जुलाई 1991 को वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की घोषणाओं के द्वारा आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई। समझ गए? तो एक तो आंतरिक संकट की पृष्ठभूमि था, बाहरी संकट, और जब हमारे पास कुछ नहीं बचा तो दुनिया के सबसे बड़े महाजन, बराबर हम कहते हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, उसके पास गए। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जिस नीतियों के तहत आप चल रहे हैं ना, उन नीतियों पर अगर चलिएगा तो हमारा पैसा कैसे चुकाइएगा? आप उन नीतियों में परिवर्तन लाइए, उसमें रिफॉर्म कीजिए। रिफॉर्म, री मतलब क्या? अगेन, फिर से बनाइए, आर्थिक नीतियों को फिर से बनाइए। किसने कहा? हम लोग कहां गए? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से पैसा लेने के, महाजन से। इसने क्या कहा? अपनी नीतियों को क्या कीजिए? फिर से। रिफॉर्म मतलब क्या? रिफॉर्म मतलब फिर से बनाइए। और इसी से यहां पर इकोनॉमिक रिफॉर्म की शुरुआत हुई। कहा? भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म की शुरुआत हुई। ठीक है? आंतरिक प्रेरणा भी और बाह्य दबाव भी। 7 अरब डॉलर आईएमएफ ने दिया, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक ने मिलकर 7 अरब डॉलर दिया, और फिर हम लोगों ने अपनी नीतियों को बदलना आरंभ किया कि नहीं। तो नेहरू महालनोबिस मॉडल के तहत जो नीतियों की रूपरेखा तय की गई थी, ठीक है, वो ठीक था, उस समय प्रासंगिक था, उसमें हम नहीं जाएंगे, वो पढ़ा चुके हैं। लेकिन अब प्रासंगिक नहीं रह गई थी। अब जो है रिफॉर्म करना जरूरी हो गया था। तो फिर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने मिलकर नई आर्थिक नीति को आगे बढ़ाया। ठीक है? इसी को कहा गया राव मनमोहन मॉडल। राव मनमोहन मॉडल में आर्थिक सुधार और आर्थिक सुधार के तहत 3 नीतियों पर जोर दिया गया, मुख्यतः एलपीजी। पहले क्या था? पृष्ठभूमि में क्या पहले क्या था? नेहरू महालनोबिस मॉडल। नेहरू महालनोबिस मॉडल में पता ही, पीक्यूएल, परमिट, कोटा लाइसेंस, हर चीज में कंट्रोल। अब हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म के तहत क्या किए? एलपीजी की पॉलिसी अपनाया। एल फॉर लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। तो उदारीकरण के तहत क्या किया ये बता चुके हैं। उदारीकरण के तहत क्या किया? सरकारी नियंत्रण जो था उसको शिथिल किया, यानी हर चीज के लिए जो लाइसेंस लेना पड़ता था वो खुली छूट दिया जाने लगा। कुछ ही महत्वपूर्ण जो सामाजिक या पर्यावरणीय दृष्टिकोण से संवेदनशील वस्तु है, जैसे पटाखे का उत्पादन, वो छूट नहीं दिया जा सकता है। तो लोग कहीं भी घर में ही पटाखा बनाना शुरू कर देगा। समझ भाई बात? तो कुछ चीजों को छोड़कर बाकी के मामले में लाइसेंस से मुक्ति, वो इंस्पेक्टर राज, लाइसेंस राज खत्म हो गया। सरकार ने अर्थव्यवस्था को, जो सरकार अपने चंगुल में रखी हुई थी, सरकार वो क्या की, अब क्या किया? छोड़ दिया, चंगुल से मुक्त। इसलिए कई लोग विश्लेषक कहते भी हैं 15 अगस्त 1947 को देश को राजनीतिक आजादी मिली, आर्थिक आजादी 24 जुलाई 1991। गौर से सुनिएगा, बहुत ब्रीफ में बहुत गंभीर बातें कह रहे हैं, बहुत सरल तरीके से।
ठीक है, पृष्ठभूमि बता रहे हैं। ये सब लिखवाना चाहिए था, लेकिन जो लिखवा चुके हैं उतना भी काफी है। तो उदारीकरण के तहत क्या किया गया? लाइसेंसिंग प्रणाली की जगह डी लाइसेंसिंग और आरक्षण। जो बहुत सारे उद्योग सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, निजी क्षेत्र उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। अब क्या नहीं, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, परमाणु खनिज, कुछ को सरकार के क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण में रहने दिया गया, सरकार के लिए आरक्षित अभी भी है, रेलवे है ना, परमाणु ऊर्जा, बाकी छोड़ दिया गया। समझ में आई बात है? तो उदारीकरण के तहत क्या, लाइसेंसिंग से डी लाइसेंसिंग इसको कहते हैं। डी लाइसेंसिंग मतलब लाइसेंस से मुक्ति और आरक्षण की जगह अनारक्षण की नीति। पहले क्या था? बहुत सारे उद्योग आरक्षित थे, किसके लिए? सरकार के लिए। अब वो आरक्षण हटा दिया गया और बहुत सारे उद्योग, बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योग कर सकता था। तो बहुत सारी वस्तुओं की सूची लघु उद्योग के आरक्षण से बाहर कर दिया। अब तो लगभग 9 के बराबर है। तो डी लाइसेंसिंग और आरक्षण की नीति अपनाई गई। क्लियर है? विदेशी निवेश के नियमों को भी उदार बनाया गया। कठोर शर्त जो था, नहीं आने देंगे बाहर से, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अनुभव था, इसलिए हम लोगों ने क्लोज्ड इकोनॉमी अपनाया था। अब क्या किया? ओपन। आओ, अब तो मोदी जी जा के पूरा मंगा रहे हैं, आइए हमारे यहाँ निवेश कीजिए। उदारीकरण, निजीकरण मतलब क्या हुआ? सरकारी कंपनियों में जो सरकारी स्वामित्व है उसका हस्तांतरण किधर? निजी क्षेत्र की ओर। तो निजीकरण पर जोर दिया जाने लगा, यानी सरकार अपना शेयर निजी सरकारी कंपनियों में छोड़ने लगी। ठीक है, जिसको विनिवेश कहा गया। विनिवेश या निजीकरण पर जोर दिया जाने लगा। निजी क्षेत्र को निवेश करने की अनुमति दी गई बहुत सारे पहलुओं में। वैश्वीकरण क्या हुआ? निजीकरण समझ गए ना? उसमें विनिवेश और निजीकरण। विनिवेश का ही अगला चरण क्या हो गया? निजीकरण। निजीकरण अलग से पढ़ाएंगे ही। वैश्वीकरण क्या हुआ? देश की अर्थव्यवस्था को शेष विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। तो जोड़ा जाएगा कब? जब आयात शुल्क कम किया जाएगा। ठीक है, तो वो भी किया गया। प्रतिबंध क्यूआर को समाप्त किया गया। क्यूआर मतलब क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, मात्रात्मक प्रतिबंध, और क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, गुणात्मक प्रतिबंध। गुणात्मक प्रतिबंध में कोई भी सरकार बाहरी सामान को रोकने के लिए क्या करती है? सीमा शुल्क काफी बढ़ा देती है। सीमा शुल्क बढ़ा देती है ताकि वो बाहरी सामान आए तो सीमा शुल्क देने के बाद जो वो कीमत रखे उस कीमत में यहाँ बिके ही नहीं समझे? और मात्रात्मक प्रतिबंध में कोई सरकार क्या करती है? लिमिट तय कर देती है, इतना टन से ज्यादा आप हमारे यहाँ संख्या या वजन में लिमिट तय कर देती है, इतना हमारे यहाँ आप नहीं ला सकते हैं। तो वो प्रतिबंध पहले रहता था। अब क्या हुआ? प्रतिबंध क्यूआर। यूपीएससी में पूछा भी गया है, 2 अंक में पहले यूपीएससी पूछती थी। क्यूआर मतलब क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, मात्रात्मक प्रतिबंध, और क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, गुणात्मक प्रतिबंध। गुणात्मक प्रतिबंध में क्या होता था? सीमा शुल्क बढ़ा दिया जाता था। मात्रात्मक प्रतिबंध में मात्रा तय कर दी जाती थी ना। आयात और निर्यात शुल्क, वही हुआ सीमा शुल्क। हाँ, आयाती शुल्क लगेगा ना, या निर्यात शुल्क लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये कम किया जाने लगा। और बाहरी निवेशक को घरेलू क्षेत्र में आने की अनुमति दी गई। तो संक्षेप में इसको कहा जाता है एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो आर्थिक सुधार का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था ये किया गया? ये उद्देश्य क्या? भुगतान संतुलन ठीक करना, ये राजकोषीय घाटा ठीक करना, विदेशी मुद्रा भंडार अधिक करना, आर्थिक वृद्धि दर तेज करना,
विश्व में भागीदारी बढ़ाना। एक समय में पूरी दुनिया के जीडीपी में 25% हिस्सा था किसका? हिंदुस्तान का। कितना? 25%। वो आज क्या है? भारत सुपर पावर था। फिर बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है? सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत की जो स्थिति है, 3 ओर से समुद्र से घिरा है, पूरे वर्ल्ड से ये लेन देन कर सकता है। अब पहले करता था ना, एक तो अपना माल बेचता था और इधर से उधर भी। वास्को डी गामा यहां से काली मिर्च ले गया, 60 गुना उसको वहां फायदा हुआ। समझ में आ रही बात? तो एक समय में सुपर पावर था इकोनॉमिक के दृष्टिकोण से, इसलिए नहीं इतना बड़ा बड़ा अंपायर खड़ा हुआ। सिकंदर आया लौट कर चला गया, सेल्यूकस आया लौट कर चला गया, हिम्मत ही नहीं होता था। इतना रेवेन्यू जनरेट होता था यहाँ के शासकों को कि कहानी आप सुने ही होंगे, एक से एक कहानी हमारे यहाँ सम्राटों की कहानी। सोने की चिड़िया कहा जाता था, जबकि सोना यहाँ ज्यादा है नहीं। क्यों कहा जाता था? पूरी दुनिया का सोना, एक लेखक ने कहा, पाश्चात्य लेखक ने, उसी समय का, प्राचीन काल के ही थे या मध्यकाल के, उनका कहना था कि सोना कहीं भी हो, भारत दलदल की तरह है, घूम फिर कर भारत के दलदल में समा जाता है। ठीक है, तो भारत की वो हस्ती थी, लेकिन कमजोरियों की वजह से भारत का पतन होता चला गया। उन कमजोरियों का विश्लेषण ठीक ढंग से अभी भी नहीं हो पा रहा है। तो उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारना। समझ गए? तत्काल तो उद्देश्य यह था कि विदेशी मुद्रा भंडार हमारा ठीक हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो, क्योंकि लेन देन जो करेंगे वो तो रोका नहीं जा सकता ना। दीर्घकालिक उद्देश्य क्या था कि हर एक पहलू में, बैंकिंग में, वित्तीय क्षेत्र में, टैक्सेशन के क्षेत्र में, ये राजकोष सरकारी खजाने के क्षेत्र में, राजकोषीय नीति में, मॉनेटरी में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, व्यापार में, कृषि में, हर एक चीज में सुधार, ताकि फिर से वो नौबत ना आए। कौन सा नौबत? 1991 में 15 दिन का बच गया था पॉकेट में। कितना दिन का बच गया था? 15 दिन का। कितना? 25,000 करोड़। तो ये निजीकरण और वैश्वीकरण, उदारीकरण के तहत बहुत चीज किया गया। जैसे आपको राजकोषीय सुधार, टैक्सेशन में क्या किया गया? कर दरों को नीचे किया गया, युक्त बनाया गया, और सब्सिडी को कम किया जाने लगा, तार्किकीकरण किया जाने लगा। जहां सब्सिडी जरूरी नहीं थी वहां सब्सिडी को बंद किया जाने लगा। इनडायरेक्ट टैक्स में भी सुधार किया गया, और सुधार आगे बढ़ते 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 आ गया जीएसटी पर। कहा गया? जीएसटी कब लागू हुआ? जुलाई 17। हाँ, तो ये हुआ। मॉनेटरी मौद्रिक क्षेत्र में भी सुधार किया गया, आरबीआई के नियंत्रण को कम किया गया। बैंकिंग सेक्टर में निजी और विदेशी पूंजी निवेश को अनुमति दी गई। ठीक है, और अभी ये बताया ही मैंने, पीक्यूएल की जगह एलपीजी परमिट कोटा लाइसेंस को हटाया गया। इसी तरह विदेशी निवेश को अनुमति दी गई, और कुछ और चीज किया गया, जैसे फेरा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की जगह फेमा लाया गया, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। एक एमआरटीपीसी एक्ट था, उसकी जगह कंपटीशन कमीशन, प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया। व्यापार संबंधी सुधार भी किया गया, आयात निर्यात शुल्क को कम किया गया, निर्यात शुल्क को भी कम किया गया, क्यूआर को ये किया गया, हटाया गया। तो ये सारे सुधार किए गए। इसी को कहा गया संक्षेप में क्या? उदारीकरण। क्या कहा गया? उदारीकरण में क्या क्या किया गया? राजकोषीय सुधार किया गया, मौद्रिक सुधार किया गया, वित्तीय क्षेत्र में सुधार किया गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्षेत्र में सुधार किया गया। ठीक है, व्यापार संबंधी सुधार किया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश संबंधी नीतियों में सुधार किया गया। पहले विदेशी पूंजी, विदेशी वस्तु, विदेशी तकनीक को हम लोग, विदेशी पूंजी, विदेशी वस्तु, विदेशी निवेश के प्रति हमारा रुख कैसा था? नकारात्मक। अब सकारात्मक हो गया। जितना नकारात्मक था उतना ही अब सकारात्मक हो। ठीक है, एक कार्टून था, नेहरू जी के समय का कार्टून छपा था, उसमें जो है निजी क्षेत्र जो है, नेहरू जी बाहर से देख रहे हैं, फील्ड के बाहर से, और निजी क्षेत्र एक व्यक्ति को, निजी क्षेत्र का प्रतीक एक व्यक्ति है वहां,
और सरकारी क्षेत्र का प्रतीक सांड है। सांड जो है उस व्यक्ति को मार रहा है, और जो वो जो क्षेत्र, वो आदमी जो है वो मतलब निजी क्षेत्र का प्रतीक, नहीं समझे, वो संभलने का प्रयास कर रहा है, सांड उड़ाट रहा है, मतलब समझे कार्टून का मतलब समझ गए ना। नेहरू जी बाहर से मुस्कुरा के अपना देख रहे हैं, क्या समझे, निजी क्षेत्र को कोई संरक्षण नहीं दिया, सांड से लड़ा दिया। सांड हो गया सरकारी क्षेत्र हर चीज में, समझ आई बात। ठीक है, अगर रहना है तो सांड को खुश करना पड़ेगा। तो बहुत सारी सरकारी कंपनियां जो थी राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण, और सरकारी क्षेत्र में जो थोड़ा डिसिप्लिन नहीं होता है, वर्किंग काम लोग करना नहीं चाहता है, ठीक है, क्योंकि सेवा की सुरक्षा होती है, सही रहता है, अगर जल्दी उसको हटाया नहीं जा सकता है, तो सरकारी कंपनियां घाटे में चलने लगी। और बहुत सारी सरकारी कंपनियां थी जो प्रोडक्शन जो करती थी, वो अपना मॉडल कभी नहीं चेंज किया। सुनते हो HMT घड़ी, सुने ना, अपना मॉडल चेंज ही नहीं किया, धीरे धीरे चले गए, इतिहास में हो गए। अब सुनते हैं HMT घड़ी। तो कार में एक एम्बेसडर था और फिएट था, बाइक में राजदूत बहुत दिन के बाद, और स्कूटर हमारा बजाज, साबुन में लाइफ बॉय भी शायद बहुत दिन के बाद आया, निरमा भी बहुत दिन के बाद आया, साइकिल में एवन हीरो, एटलस भी बाद में आया। चलिए, तो ये जो नेहरू महालनोबिस मॉडल था, उसकी जगह राव मनमोहन मॉडल में हर एक क्षेत्र में नियमों को क्या किया गया, उदार बनाया गया। तो प्रतिबंध, कठोर नियंत्रण, प्रतिबंध लगाए गए थे बहुत चीजों में, वो क्या किया गया, मुक्त किया गया। ठीक है, तो संक्षेप में अगर कहा जाए कि नेहरू महालनोबिस मॉडल से राव मनमोहन मॉडल तक की यात्रा को एक लाइन में व्यक्त किया जाए, एक सेंटेंस में, तो फ्रॉम PQL टू LPG, मतलब परमिट कोटा लाइसेंस की नीति से निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण की ओर बढ़ने की प्रक्रिया ही आर्थिक सुधार है। समझ आई बात। एक लाइन में अगर पूछा जाए आर्थिक सुधार क्या है, तो क्या, और थोड़ा सा बढ़िया से बोलिए, नेहरू महालनोबिस मॉडल के तहत परमिट कोटा लाइसेंस की नीतियों से राव मनमोहन मॉडल के तहत निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को ही आर्थिक सुधार कहा जाता है। LPG, अब आप लोगों को बता दिए थे LPG में क्या पॉजिटिव पहले, उसके बाद नेगेटिव। पॉजिटिव क्या हुआ भाई, ठीक है रवि, पॉजिटिव क्या हुआ, सबसे पहले तो वही विदेशी मुद्रा भंडार। आज तक का पॉजिटिव हम देख लेते हैं, अभी तक का। सबसे पहले तो सबसे हमेशा बार बार आर्थिक सुधार के बारे में जब भी कहा जाता है, लेक्चर सुनिएगा तो यही कहा जाएगा कि सोना गिरवी रखना पड़ा, एक पखवाड़ा के लिए भी आयात बिल चुकाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। तो सबसे पहले तो विदेशी मुद्रा भंडार, बाहरी वस्तु खरीदने के लिए हमारे पास बढ़ा कि नहीं पैसा, बढ़ा बहुत ज्यादा। उस समय कितना था, 25,000 करोड़, यानी 1 अरब भी नहीं, 1 अरब का चौथाई। वही रुपया में, वैसे तो डॉलर में 110 करोड़ ही, शायद डॉलर में 110 करोड़ ही था। तो ये है 110 करोड़ डॉलर, जून 1991 में NCERT के अनुसार 110 करोड़ डॉलर बच गया। 110 करोड़, आज कितना है, 600 अरब डॉलर। हाँ, समझे कितना बढ़ गया, 110 करोड़, हाँ, वो अरब में कितना। तो उस दिन जो लिखा दिए है आप लोगों को, आज जो समझा रहे हैं बढ़िया से समझिए, गंभीरता से, ठीक है। उस दिन समझाए कम थे। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा, ठीक है। GDP बढ़ा, GDP हमारा बहुत छोटा था, GDP बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने जिसने हमारे गुलाम बनाया था उसको भी पीछे छोड़ दिया।
किसको? ब्रिटेन को। और रैंकिंग क्या हो गई भारतीय? हाँ, 5वां। ठीक है, ब्रिटेन को छोड़ते हुए 5वें पे आ गए। सबसे ऊपर कौन है? अमेरिका। उसके बाद हाँ, तो मतलब 5वां है जीडीपी। और पीपीपी के आधार पर ऐसे तो 5वां है, अब पीपीपी के आधार पर बताए थे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो जीडीपी भी हमारा बढ़ा और विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ा। आज एकदम सुरक्षित है, शांत है। जब पॉकेट में पैसा हो तो दिमाग शांत रहता है और आराम से हमारे विदेश नीति भी जमकर बोलते हैं। ठीक है, वो बोलने के पीछे क्या है? खजाना, हमारा मार्केट और पूरे दुनिया के लोग निवेशक आना चाहते हैं भारत। यहाँ का मिडिल क्लास। जिस समय बजट प्रस्तुत किया मनमोहन सिंह ने 1991 में, उसी समय मीडिया ने लिखा कि पिंजरे में शेर बंद था, अब निकल चुका है। अब इसकी दहाड़ पूरी दुनिया सुनेगी। ये समझे? पिंजरे में बंद शेर की कल्पना, ये दिया, उदाहरण दिया। ठीक है, किसको दिया? शेर कौन? इंडियन इकोनॉमी। समझ आई बात? पिंजरा से शेर निकल गया, अब क्या कर रहा है? दहाड़ रहा है। ठीक है, अभी तक ठीक से दहाड़ सुनाई नहीं पड़ रही है, सुनाई तो पड़ रही है क्या? तो ये हुआ, पिंजरे में बंद शेर दहाड़ दिया। और क्या, हम लोग क्या है? फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। डायग्राम में लिखा रहे, डायग्राम भी बना लीजिए आप लोग। पूरे मुंह क्या देख रहे हैं? वो तो डिटेल लिखवा रहे थे ना, 2-3 पेज छोड़ के ये लिख लीजिए, एक पेज में रहेगा। चलिए, आप कह रहे हैं तो आप शुरू मत कीजिए, यहीं से शुरू कीजिए जहां से हम कर रहे हैं। 2 कॉलम छोड़ दीजिए, तो लिखवाने के लिए हम रुकेंगे नहीं। तो क्या हो गया? ग्रोथ रेट हमारा बढ़ा, बढ़ा ना। और आप में ताकत कितनी है? सामान्य परिस्थिति में आपकी ताकत का अंदाजा नहीं लगता है। आपकी आर्थिक ताकत या शारीरिक ताकत। संकट में, जब आर्थिक संकट हो, कमाई धमाई बंद हो जाए, या एकाएक बीमार पड़ जाइए, एकाएक कोई समस्या आ जाए जिसमें आपको काफी धन खर्च करना पड़े, उस समस्या से उबर पाते हैं कि नहीं? अगर नहीं उबरे तो कोई समस्या से उबरने की क्षमता कितनी है? शरीर आपका बहुत स्वस्थ है, लेकिन कोरोना जब आया तो पता चला किसका स्वस्थ है, किसका अस्वस्थ। तो 2 संकट बड़ा बड़ा आया 1991 के बाद, लेकिन हम लोगों ने आराम से झेल लिया। 2008, ठीक है, 2008 में आया था संकट वैश्विक मंदी का, सब प्राइम क्राइसिस से शुरू हुआ था अमेरिका से, और 2020 कोरोना क्राइसिस, दोनों से हम लोग उभर गए। कोरोना क्राइसिस को आराम से झेल लिया, और कोरोना क्राइसिस को हम लोगों ने अवसर के रूप में लिया, लोकल को ग्लोबल बनाने पर जोर दिया। ठीक है, हमारी छोटी छोटी कंपनियां जो थी, छोटी एमएसएमई ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हमारे यहाँ मास्क नहीं मिल रहा था, पीपी किट्स नहीं, वेंटिलेटर नहीं, उसका रिकॉर्ड उत्पादन होने लगा, और अपने लिए भी बनाने लगे हम लोग और विदेशों को भी। तो लिखिए, 2008 की वैश्विक मंदी या आर्थिक संकट, और 2020 का कोरोना क्राइसिस। से कोरोना क्राइसिस से 20 न, हमारे यहाँ 20 में आया ना भाई। 2020 का कोरोना क्राइसिस के बावजूद, कोरोना क्राइसिस नहीं है, 2008 के आर्थिक संकट और 2020 के कोरोना क्राइसिस से उबरने में और तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल करने में भारत सफल रहा। रिकवरी हो गया ना फिर,
अभी का क्या डेटा है, रिकवरी हो रहा है ना, हो चुका है लगभग। ठीक है, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट नियंत्रण में है। पीएसयू हमारा जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, कर रहा है। जैसे ओएनजीसी कई देशों में है, ओएनजीसी कई देशों में है। ओएनजीसी हो या और भी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ कई देशों में अपना ये कर रही है। और निजी क्षेत्र की कई कंपनियां हैं जो खरीदी भी है विदेशी कंपनियों को, जैसे टाटा का कोरस खरीदा था, याद, टाटा ने कोरस को खरीदा था, स्टील कंपनी है। हाँ देखिए, ये डेटा है, एनसीईआरटी का डेटा है ये। आपको ओएनजीसी जो है उसी की एक शाखा है ओएनजीसी विदेश, नाम ही है उसका ओएनजीसी विदेश। 16 देशों में इसकी उत्पादन परियोजना है। कितने, यानी भारतीय कंपनियां भी वैश्विक एमएनसी के रूप में बढ़ रही है, मल्टीनेशनल कंपनी के। टाटा स्टील 1907 में स्थापित हुई थी, आज 26 देशों में ये कार्यरत है टाटा स्टील, और 50 देशों में अपने उत्पाद को बेचती है। ठीक है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम सुने होंगे। कोविशील्ड कहाँ की थी, भारत की। ये भारत की ताकत, उस समय भारत कितना आगे बढ़ चुका है दवा के क्षेत्र में, कोरोना के दौर में ये पता चला। ट्रंप भी बौखला गया, पैरासिटामोल दो, पैरासिटामोल है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन यही था ना देने के लिए। तो और मेडिसिन हाउस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है इंडिया को। सबसे पहले कोविशील्ड जो आया वो भी हमारे यहाँ ही प्रोडक्शन हुआ। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आधार पुना वाला फेमस हो गया था, तो कौन नहीं जानता होगा भारतीय। कब आई कोविशील्ड, कोविशील्ड। ठीक है, तो हमारी कंपनियां पीएसयू सरकारी कंपनियां भी और निजी क्षेत्र की कंपनियां भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में कार्यरत या अपना आकार बढ़ाने में सक्षम हुई है, उसकी लाभदायकता बढ़ी है। परिणाम तक कई कंपनियों को सरकार ने महारत्न, नवरत्न और लघुरत्न का दर्जा देकर स्वायत्तता दिया है। महारत्न कंपनियां जो है उसका प्रदर्शन काफी अच्छा है। तो ये है, ठीक है। और हम लोग बहुत सारी चीजों में, किस किस चीज में लगभग सुपर पावर है, सॉफ्टवेयर में, मेडिसिन में। अरे उद्योग की बात करें, परमाणु ऊर्जा क्या करेंगे, बम बना के बेचेंगे, बिजली बना सकते हैं परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा से। कपड़ा में भी, ऑयल रिफाइनरी में तो अभी पता चला ना, अगर हम अपना ओपन नहीं किए रहते, रिफाइनरी में जिस तरह हम ला रहे हैं या बेच रहे हैं, नहीं समझे, होता वो। आज तेल उत्पादक तो नहीं है, लेकिन तेल शोधक तो है, सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। कौन, भारत। तो ये दे सकते हैं, आर्थिक सुधार की उपलब्धि है। ठीक है, रूस के तेल को खरीद कर उसका शोधन कर, रिफाइनिंग कर, हम लोग पूरी दुनिया में बेच रहे हैं। तो ये है, कई कंपनियों को क्या है, कई कंपनियां विश्व स्तरीय है हमारी, कई कंपनियां क्या हो गई है, एमएनसीज। अब आजाद, ये 1991 से पहले अरबपतियों की संख्या नगण्य थी हमारे यहाँ। आज अरबपतियों की संख्या 120 से ज्यादा, लगभग
ज्यादा ही है। ठीक है, तो अरबपतियों की संख्या में वृद्धि हुई है कह सकते हैं। हालांकि निगेटिव भी चलेंगे, निगेटिव जब बताएंगे तब बताएंगे। मुकेश अंबानी और पहले गाड़ी खरीदना था तो एक तो राजदूत या स्कूटर चॉइस था, जो था खरीदना है। अब चॉइस है चीप एंड बेस्ट। आप क्या खोजते हैं? चीप एंड बेस्ट। तो कब? जब आपके पास चॉइस होगा तब ना। चॉइस नहीं होगा तो चीप एंड बेस्ट मुंह से निकलेगा? दुकानदार को कहिएगा चीप एंड बेस्ट दीजिए, एक तो है लेना है लीजिए, कीमत भी तय है। तो अब क्या है, उपभोक्ताओं के समक्ष चॉइस है और प्राइस भी, क्वालिटी भी और प्राइस भी। ठीक है, गुणवत्ता युक्त वस्तुएं कम मूल्य पर उपलब्ध हैं और कई विकल्प। ये पहले चॉइस था, साबुन एक ही दो ठो, साइकिल एक ही दो ठो, फोर व्हीलर एक दो ठो। आज तो फोर व्हीलर का काउंट ही नहीं है कितना है। ठीक है, तो उपभोक्ताओं के समक्ष प्रत्येक क्षेत्र में उचित मूल्य पर गुणवत्ता युक्त कई विकल्प मौजूद है। ये सब लिखवा चुके हैं। कई विदेशी कंपनियों को हमारे देश की कंपनियों ने खरीदा है, एक्विजिशन किया है। ठीक है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारी अच्छी उपलब्धि रही है। चंद्रयान 3 ये उपलब्धि है, सॉफ्ट लैंडिंग ठीक ठाक हो जाए। ठीक है, और कई हमने रिकॉर्ड भी बनाया एक समय में, पीएसएलवी से 104 उपग्रहों को भेजा था। उस रिकॉर्ड को बाद में तोड़ा किसने? एलन मस्क की कंपनी ने, लेकिन उस समय तक तो हमारा ही रिकॉर्ड था। ठीक है, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी हमने अच्छी उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, और जनांकिकीय लाभांश का भी हम लोग लाभ उठा रहे हैं। किसका? जनांकिकीय लाभांश का। तो ये सब क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। उपभोक्ताओं के समक्ष क्या है? विकल्प मौजूद है। और आर्थिक नीति अगर ठीक ठाक हो और आर्थिक स्थिति ठीक हो तो कूटनीतिक और वैदेशिक संबंध भी ठीक ठाक होता है। आज हम लोग दिवालिया रहते या पाकिस्तान जैसा हालत रहता तो मोदी जी ऐसे सीना तान के चलते क्या? उतना महत्व भी नहीं दिया जाता। तुर्की में भूकंप आया था, उसमें इमरान खान थे शायद, या शहबाज शरीफ, शहबाज जो भी हो, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे। हाँ, उन्होंने सोचा कि जाके एक बार हाँ दिलासा देते हैं तुर्की वालों को। तो तुर्की जो एर्डोगन है ना, उन्होंने कहा नहीं आने की जरूरत है, वही नहीं है। तो राजकीय भोज मोदी जी के सम्मान में वाशिंगटन में भी दिया गया और पेरिस में भी दिया गया। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री छोटे छोटे राष्ट्राध्यक्षों से दोस्ती करते थे, विदेश नीति में ये परिवर्तन हुआ है। अब बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री से शानदार तरीके से सीना तान के मिलते हैं। उसके नाम से बराक, जो बिडेन तो ऑटोग्राफ लेते हैं, सुने ना? ये ऑटोग्राफ लेने के पीछे क्या है? यहाँ का बाजार, यहाँ की कूटनीतिक शक्ति किसकी? भारत की। ठीक है, ठन ठन की सुनो झंकार की पैसा बोलता है, और क्या है? तो ये है हमारी ताकत, यानी पॉजिटिव हुआ है। अब चलते हैं, हर एक सिक्के का दो पहलू होता है। क्या नेगेटिव? नेगेटिव क्या हुआ भाई? जिस समय बजट प्रस्तुत करके आर्थिक सुधार को आरंभ किया मनमोहन सिंह ने, उस समय मनमोहन सिंह ने कहा कि हमारा 3 उद्देश्य है। एक, आर्थिक वृद्धि दर हासिल करना, सतत आर्थिक वृद्धि दर। दूसरा, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, महंगाई को कंट्रोल करना। और तीसरा, विषमता को समाप्त करना। लेकिन क्या हुआ?
विषमता बढ़ी। अभी 2020 आज पढ़ रहे थे हम, सीताराम येचुरी का एक लेख आया था, उदारीकरण के 3 दशक हुए थे उसी समय। उसमें उन्होंने लिखा है मुकेश अंबानी ने 2020 मार्च के बाद 1 घंटे में जितना कमाया उतना कमाने के लिए एक अकुशल भारतीय मजदूर को 10,000 साल लग जाएगा। नहीं समझे? क्या समझे? आए? क्या क्या 1 घंटे में जितना कमाया एक अकुशल मजदूर को 10,000 साल लग जाएंगे, और 1 सेकंड में जितना कमाया उतना कमाने में एक अकुशल मजदूर को 3 वर्ष लग जाएगा। ठीक है, विषमता बहुत है। एक बार पढ़े थे कि बिल गेट्स का अगर रुमाल गिर जाए तो वो रुमाल अगर उठाएगा उसको $1,400 का नुकसान हो जाए। नहीं समझे? मतलब 1 सेकंड उतना देर में वो उतना कमा लेता है। तो मुकेश अंबानी का जो ये मैंने उदाहरण दिया वो क्या, किस चीज का उदाहरण है? विषमता का। जीडीपी बढ़ा, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा, सब कुछ बढ़ा, लेकिन विषमता भी उतनी ही बढ़ गई। परिणामता क्या हुआ 1990 के दशक में और अभी तक जगह जगह असंतोष। कभी मणिपुर जलता है, कभी कश्मीर जलता है, कभी नक्सली, कभी आतंकवादी घटनाएं। पूरा भारत कभी न कभी कोई न कहीं कुछ न कुछ हो ही रहा होता है। और सब कुछ जब ठीक ठाक है तब ऊपर से भगवान कभी बाढ़ देते हैं, कभी भूकंप देते हैं, कभी चक्रवात देते हैं। तो समस्याओं का देश, विविधताओं का देश। तो क्या हुआ? विषमता बढ़ी। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, ग्लोबल हेल्थ की रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि 1% लोग भारत में 99% लोगों का भाग्य तय करता है। कितना? 1% लोग 99% लोगों का भाग्य तय करते हैं। यह है आर्थिक सुधार का मुख्य लाभ औद्योगिक परिदृश्य पर था, बृहद उद्योग पर था। तो एमएसएमई जो था, जिसको अब मोदी जी बढ़ा रहे हैं, और एग्रीकल्चर, ये क्या हो गया? हाशिए पर चला गया। हालांकि अब इसको जीवंत किया जा रहा है। कोरोना में एमएसएमई बर्बाद ही हो जाता, लेकिन एमएसएमई के लिए सुधारों का ये एक बंडल लाया मोदी जी ने। हाँ, सेवा क्षेत्र में तो काफी वृद्धि हुई जीडीपी में इसके ये, लेकिन केवल आईटी सेक्टर में, आईटी में, पर्यटन में, बाकी सेवा क्षेत्र में भी समग्र वृद्धि नहीं हुई। अब विषमता बढ़ी तो विषमता जनित असंतोष, कहीं नक्सलवाद, कहीं उग्रवाद और नक्सलवाद या आतंकवाद अगर भारत में है, और भारत में अगर असंतुष्ट युवाओं का दल सड़क पर उतरता है, या मुद्दा आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, अलग राज्य का गठन हो, आरक्षण हो, या कुछ भी हो, अगर उतरता है, इसका मतलब बेरोजगारी बहुत। क्योंकि रोजगार वाला कोई युवा किसी भी चीज के लिए सड़क पर नहीं उतरेगा, लाठी नहीं खाएगा, उसको काम से फुर्सत कहाँ है। अगर सरकार में है तब तो और डर रहेगा। नहीं समझे? तो हमारे यहाँ जो यह कहा जाता है कि उदारीकरण के बाद जो ग्रोथ हुआ है वो जॉबलेस ग्रोथ हुआ है। क्या? जॉबलेस ग्रोथ। गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी स्थिति अभी भी चिंताजनक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति अभी भी चिंताजनक है। और आर्थिक सुधारों का लाभ किसको मिला? बृहद उद्योग को मिला, एमएसएमई कृषि उपेक्षित रह गया, विकसित राज्यों को मिला, ठीक है, पिछड़ा क्षेत्र और भी
पिछड़ता चला गया। यानी विकास तो हुआ लेकिन समावेशी विकास नहीं हुआ। ठीक है, कई क्षेत्र, कई राज्य, कई वर्ग, कई लोग विकास की मुख्य धारा से वंचित रहे, यानी समावेशी विकास नहीं हुआ, सतत विकास नहीं हुआ। कैसे? सतत विकास या अगर सस्टेनेबल ग्रोथ डेवलपमेंट कहा जाए, कहाँ हुआ? विकास तो हमने किया लेकिन गंगा को क्या कर दिया? देखिए गंगा गाद भर गया पूरा। पटना खूब डेवलप हो गया, मेट्रो है, पुल है, और क्या क्या पटना में ढेर सारे। गंगा पर ध्यान दिए? डॉल्फिन दिखता है? पहले किनारे बैठते थे तो डॉल्फिन, ढेर सारा डॉल्फिन दिखती थी। पहले 10 साल पहले बैठते थे किनारे में, डॉल्फिन, बहुत सारा डॉल्फिन नजदीक में, बहुत अच्छा दृश्य होता था। घंटों आप बैठ सकते थे। पटना के निकट शाम में जो गंगा का किनारा होता था, डूबता हुआ सूर्य और डॉल्फिन की उछल कदमी, बहुत अच्छा होता था। तो कहा गया सतत विकास। ठीक है, पश्चिमी मॉडल को हमने अपनाया। खुद मनमोहन सिंह ने ही कहा था कि हम आर्थिक सुधार कर रहे हैं तो हम उन नीतियों को लागू नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे जैसा पश्चिम में हुआ, वहां बुद्धिहीन और हृदयहीन विकास हुआ है। अब यहां भी वही हुआ। ठीक है, यहां भी वही हुआ। भ्रष्टाचार बढ़ा, ब्लैक मनी बढ़ी, विनिवेश निजीकरण के क्रम में भ्रष्टाचार, जितना सरकार का धन बढ़ा उतना ही भ्रष्टाचारियों का ब्लैक मनी भी बढ़ा, शायद उससे ज्यादा ही होगा। इसका परिणाम यह हुआ, लोगों के पास पैसा आया तो मंदिर मस्जिद में भी पैसा बढ़ा, उन लोगों का भी लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। पुजारियों का, फकीरों का, मौलवियों का भी, पादरियों का भी लाइफ स्टाइल चेंज हुआ, नहीं हुआ? एक से एक कार में चलते हैं लोग। तो ये हुआ महंगाई। जब मनमोहन सिंह ने क्या कहा था, बताया था ना मैंने, सतत आर्थिक वृद्धि दर, महंगाई और विषमता। महंगाई को कम करना, विषमता को कम करना, सतत आर्थिक वृद्धि दर आ रही। महंगाई हुआ? महंगाई पर कंट्रोल हुआ? नहीं हुआ। तो टमाटर के क्या कहते, सुरक्षा के लिए लोग क्या कहते, बाउंसर लगा रहे हैं। तो महंगाई पर कंट्रोल नहीं रहा। ठीक है, किसानों की आत्महत्या बहुत ही चिंता का विषय है। ठीक है, किसानों की आत्महत्या बहुत ही चिंता का विषय है। शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी भारत के कई हिस्से, दूरवर्ती हिस्से, आधुनिक सुविधाओं से वंचित है। एक अव्यवस्था की स्थिति है शिक्षा के क्षेत्र में, कायदे से देखिएगा, अराजकता की स्थिति है। मतलब जितने भी प्राइवेट स्कूल है कुकुरमुत्ते की तरह उभर रहे और किसी पर कंट्रोल सरकार का नहीं है। जो मन हो फी लेना, जो हो सिलेबस निकाल देना, किताब हर साल बदलना, बिजनेस बना लिया। अच्छा खासा बिजनेस हो गया शिक्षा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की बदहाली तो देखा कब? कोविड-19 के दूसरे लहर में। ठीक है, इसको कहा, नेताओं ने कहा, कुछ नेताओं ने कहा कि ये खाली बीजेपी की नहीं या कांग्रेस की नहीं, सबकी फेल्योर है, कलेक्टिव फेल्योर है। क्या कहा था? कलेक्टिव फेल्योर है वास्तव में। ठीक है, तो ये है, निगेटिव पहलू भी बहुत है, पॉजिटिव पहलू भी बहुत है। तो अब क्या किया जाए? आर्थिक सुधार को छोड़ दिया जाए, निगेटिव पहलू नहीं, इसको मानवीय चेहरा दिया जाए। क्या दिया जाए? मानवीय चेहरा दिया जाए और पर्यावरण पर जोर दिया जाए, गरीबों पर, गांवों पर, जो छूट गए पीछे उनको साथ लाने पर जोर दिया जाए। कौन छूट गया? गांव, गरीब, किसान, खेती, कृषक। कृषक तो बहुत मारा गया।
और ये भी कहा जा रहा है कि ये छोटी छोटी कंपनियां बर्बाद होने लगी। जब ये आर्थिक सुधार हो रहा था तो उस समय बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाथियों के झुंड में भारतीय चूहों को लड़ने के लिए भेज दिया गया। नहीं समझे, भारतीय चूहा किसको कहा गया? भारत की छोटी छोटी कंपनियां, वो हाथियों का झुंड। चाइनीज कंपनियां तो छोटा छोटा चीज ला करके हर एक चीज बेचने लगा। कांटा पिन से लेकर भगवान का मूर्ति, सरस्वती जी, गणेश जी, सब कुछ बेचने लगा। क्रिसमस ट्री सब कुछ बेचने लगा। लोकल एम्प्लॉयमेंट पर बड़ी असर पड़ा है उससे। ठीक है, पहले लोग घी का दिया जलाता था दीपावली, अब वो बोला क्या कहते हैं उसको, हाँ, बड़ी वाला, हाँ, एक के बाद चाइनीज ले आया, हर साल वही बना। तो चलिए अब चलते हैं, समाधान क्या होना चाहिए। लौटा तो नहीं जा सकता है जहां, क्योंकि पॉजिटिव तो अच्छा रहा, हम लोग कहां पहुंच गए थे, अब स्थिति तो बहुत अच्छी है। अब इसी को क्या करना है, बढ़िया से मानवीय रूप देना है। समाधान लिखिए। कभी आ रहा है समाधान में क्या होगा? गांव गांव और गरीबों के विकास पर बल, ठीक है। और मुख्यतः दो चीज बहुत जरूरी है, जिससे गांव के लोग या गरीब लोग पीछे रह जाते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। यही नहीं चाहता है लोग, ठीक है। इसकी स्थिति हमारे यहाँ बहुत बदतर है। सरकारी स्कूल के शिक्षक अपने बेटे को अपने ही स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते। चाहते हैं? नहीं, क्योंकि शिक्षक है उसमें, ठीक है। कहा जाता है राम राज्य तब आएगा भारत में जब डीएम का बेटा, चपरासी का बेटा, प्रधानमंत्री का बेटा, प्रेसिडेंट का बेटा एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही टाइप का सिलेबस और एक ही टाइप का ड्रेस। समझ में आई बात? तब सच्ची आजादी होगी। सच्ची आजादी उस दिन होगी जब प्रेसिडेंट से लेकर प्यून तक का लड़का एक ही स्कूल में, एक ही सिलेबस और एक ही ड्रेस पहनकर पढ़ेगा। और जब प्रेसिडेंट से लेकर प्यून तक अपने बीमारियों का इलाज एक ही टाइप के हॉस्पिटल में करवाएगा। अब ऐसा नहीं हो कि शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल है तो प्रेसिडेंट का बेटा के लिए अलग क्लास, डीएम के बेटा के लिए वो नहीं होना चाहिए। एक ही तरह का सिलेबस, कॉमन सिलेबस होना चाहिए ना। अगर ये होगा तभी ना माना जाएगा कि आजादी मिली। हाँ, अभी देश आजाद हुआ, बहुत चीजों से आजादी नहीं मिली है, गरीबी से, बेरोजगारी से, भुखमरी से, कुपोषण से, जातिवाद से, संप्रदायवाद से, ठीक है। मुक्ति कहाँ मिली है? तो लिखिए, विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का विकास। हाँ, दिखा दिया ना। नेक्स्ट पॉइंट, गरीबों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना। राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना, ताकि सरकार को गरीबों के पक्ष में काम करने के लिए बाध्य किया जा सके। गांव गरीब इसलिए कहा गया ना कि गांव में देखिए शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं होती है, और शहर में और गांव दोनों जगह गरीबों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं होती है। गरीबों की राजनीतिक भागीदारी
बढ़ाना, ताकि सरकार को, प्रशासन को गरीबों के हित में काम करने के लिए विवश होना पड़े, गरीबों के हित में काम करने के लिए विवश होना पड़े। और गरीब लोग को, लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत कब होती है? जब कोई संकट आता है, प्राकृतिक आपदा आए या कोई अन्य संकट आए, उस समय सुरक्षा और कल्याण पर जोर दिया जाए। किसके? गरीबों के। लिखिए, प्राकृतिक आपदा एवं अन्य संकटों के समय गरीबों आपदा से सुरक्षा, कल्याण, प्राकृतिक आपदा एवं अन्य संकटों के समय गरीबों की सुरक्षा एवं कल्याण के लिए विशेष उपाय करना, नेक्स्ट, आर्थिक सुधार को मानवीय चेहरा, को मानवीय चेहरा देते हुए श्रम कानून में, मौद्रिक नीति में, वित्तीय क्षेत्र में, राजकोषीय नीति में महत्वपूर्ण सुधार। हेलो, सामाजिक आर्थिक आधारभूत संरचना, नेक्स्ट, सामाजिक आर्थिक आधारभूत संरचना, की गुणवत्ता और मात्रा को बढ़ाना, ठीक है, महंगाई पर नियंत्रण, के उपायों को लागू करना, पर नियंत्रण के उपायों को लागू करना। अब महंगाई अगले संडे पढ़ाएंगे, उस पर बताएंगे महंगाई को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या जाना चाहिए। उसके बाद लिखिए, कृषि और एमएसएमई उपेक्षित रह गया ना। देखिए, कृषि और एमएसएमई के सशक्तिकरण पर जोर। कैसे सशक्तिकरण होगा? कृषि भी पढ़ा चुके हैं और एमएसएमई भी विस्तार से पढ़ा चुके हैं, क्या हम डिटेल नहीं करेंगे। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के सशक्तिकरण पर जोर, ठीक है। और हमें क्या, कोरोना से क्या सीख मिला कि अगर सप्लाई चेन वर्ल्ड का खत्म हो गया, टूट गया किसी कारणवश, तो क्या करना चाहिए? आत्मनिर्भरता। हो जाए बात, ठीक है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करते हुए
लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल बनाने पर जोर दिया जाए। लोकल प्रोडक्ट समझ ना, स्थानीय उत्पाद को वैश्वीकृत विश्व के बाजार में इंट्रोड्यूस कराया जाए। लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने पर जोर दिया जाए। और कभी कभी बात होती है कि ये आप लोग को इंडियन पॉलिटी में पढ़ाए होंगे, शायद आप लोग नहीं पढ़े हैं, पिछले बैच वाले पढ़े होंगे, यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम में है क्या कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी न्यूनतम बुनियादी आवश्यकता पूरे करने लायक पैसा दे दिया जाए, प्रत्येक व्यक्ति को। तो ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम मुकेश अंबानी को तो नहीं दिया जा सकता है ना, गरीबों को तो दिया जा सकता है। गरीब वर्ग के लिए यूबीआई क्या, सार्वजनिक बुनियादी आय योजना को लागू किया। लिखिए, गरीब वर्ग के लिए, गरीब वर्ग चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, गरीब गरीब होता है। गरीब वर्ग के लिए यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, सार्वजनिक बुनियादी आय योजना को लागू करना। सार्वजनिक बुनियादी आय योजना को लागू करना। कौशल विकास, हर एक व्यक्ति को रोजगार मिले। कौशल विकास और रोजगार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर जोर। और कौशल विकास और रोजगार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर जोर दिया जाए। आप कह सकते हैं राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू किया जाए। जितना राइट आप चाहते हैं सब लिख दीजिए, कम से कम स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ, हेल्थ मिल जाए वही काम। राइट टू एजुकेशन तो है ही, फूड सिक्योरिटी एक्ट तो है ही, खाद्य सुरक्षा। राइट टू एम्प्लॉयमेंट भी है, मनरेगा। राइट टू हेल्थ बच गया, राइट टू हेल्थ होना बहुत मुश्किल है। राइट टू एजुकेशन भी ठीक ढंग से कहाँ लागू हुआ है ना। हर एक निजी स्कूल को 25% बीपीएल के लिए आरक्षित रखना है, सीट रहता है। कुछ स्कूलों ने किया भी है, तो गरीबों के बच्चे को अलग से पढ़ाता है शाम में, मानदंड को पालन करने के लिए अलग से पढ़ाता है। तो सबसे बहुत जरूरी है ये हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम को, इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। एजुकेशन में इतनी विषमता है, इतनी विषमता है। कई स्कूल है जो जिसके बस में एसी रहता है, फुल एसी, और सरकारी स्कूल के बच्चों को ठीक से बैठने के लिए बेंच भी नहीं रहता, पानी टपकते रहता है। अब भोजन सरकार देती है तो कभी कभी पता चलता है छिपकली है उसमें। ठीक है, बहुत बतियाते हो। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, आदत से लाचार। तो ये हो गया सबसे ज्यादा जरूरी की शिक्षा और स्वास्थ्य में जो विषमता है उसको पाटना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये है। अब सरकार कुछ की है ना। तो सरकारी उपाय क्या है वो लिखिए रवि। ठीक है,
समाधान के लिए सरकारी प्रयास। सरकारी प्रयास कौन सी के लिए? आर्थिक सुधार को मानवीय चेहरा देने के लिए। एक चीज और दीजिए, सुधार, ये सुधार उसमें क्या होना चाहिए समाधान में? समावेशी एवं सतत विकास पर जोर। समावेशी विकास क्या बताए थे? सबका साथ सबका विकास। अब है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, समावेशी और सतत विकास पर जोर। सतत विकास क्या हो गया? पर्यावरण मित्र विकास, जन मित्र विकास। और लीजिए, लिखिए, सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों को मानवीय चेहरा देने के लिए और आर्थिक सुधारों की सीमाओं को दूर करने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे ढेर कार्यक्रम है, सबका लिख दीजिए। मनरेगा से शुरू कीजिए, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार कानून, भारत निर्माण योजना, यूपीए के समय ये आया था। प्रधानमंत्री पोषण योजना, क्या है प्रधानमंत्री पोषण योजना का पहले नाम क्या था? हाँ, प्रधानमंत्री पोषण योजना। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसको आंगनबाड़ी भी कहा जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। पहले नेशनल हेल्थ मिशन था, अब हो गया। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बड़ा कार्यक्रम है वो क्या है? आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत। सूचना का अधिकार कानून, सेवा का अधिकार कानून, पंचायती राज्य, ये पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का सशक्तिकरण, कृषि क्षेत्र में क्या क्या? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बहुत बड़ी योजना है। किसान सम्मान निधि योजना, सम्मान निधि में क्या है? हाँ, किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, देखिए सब लिखाते हैं, लेकिन हाँ उसको भी कह ही सकते। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया इत्यादि।
अब आर्थिक सुधारों पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। कहा गया कि आर्थिक सुधार के कारण बहुत देश संकट की स्थिति में आ गए हैं, कर्जा खाकर अपनी अस्मिता बेच रहे हैं। कौन कौन? पाकिस्तान, श्रीलंका और भी बहुत सारे देश हैं। चीन के कर्ज जाल में उलझ चुका है, कोई अमेरिका के कर्ज जाल में उलझा हुआ है। और क्या करती है विदेशी कंपनियां, अमेरिकी और यूरोप की कंपनियां आकर के देश की राजनीति को भी प्रभावित करती है। समझ भाई बात? सरकारों को बनाने और गिराने में भी इनकी भूमिका बढ़ चढ़कर देखी जा रही है। किसकी? हाँ, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की। तो इसलिए कहा जाता है कि आर्थिक सुधार जो है वह उचित नहीं है, इसमें प्रश्न चिन्ह। आर्थिक संकट भी, कोरोना क्राइसिस कहा गया, ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो कोरोना क्राइसिस नहीं होता। कोरोना कोरोना वुहान से शुरू हुआ, वैश्वीकरण चूंकि पूरा विश्व एक हो चुका है, तेजी से फैल गया। जब तक उसको रोका जाता तब तक तो वो पूरी दुनिया में छा गया। कहते लिखिए आर्थिक सुधारों पर प्रश्न चिन्ह। हो गया, अब ये हो गया। हाँ, सरकारी प्रयास। तो अब और लिखोगे कितना लिख? हेलो, हाँ ठीक है। हेलो, हाँ चलिए, आर्थिक सुधारों पर प्रश्न चिन्ह। एलपीजी की उपरोक्त सीमाओं विश्व आर्थिक संकट, कोरोना संकट, पर्यावरण क्षरण आदि के कारण एलपीजी पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं। एलपीजी पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे हैं। कई देशों के द्वारा अपनी स्थितियों को सुदृढ़ करने के लिए संरक्षणवादी नीतियां अपनाई जाने लगी हैं। कई देश आर्थिक दिवालियेपन की कगार पर पहुंच चुके हैं। आर्थिक दिवालियेपन के कगार पर पहुंच चुके हैं। चीन और अमेरिका, चीन, अमेरिका और यूरोप नव उपनिवेशवादी
नीतियों पर अमल करते हुए विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था एवं राजनीति को प्रभावित करने में लगे रहते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि आर्थिक सुधार की नीति ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग लास्ट में पॉजिटिव करेंगे क्योंकि इस पॉलिसी से अब पीछे लौटा नहीं जा सकता है। कलर चेंज फिर भी आर्थिक विकास के लिए आर्थिक सुधार जरूरी है। इससे पूंजी, सेवा, तकनीक, वस्तु के मामले में अंतरराष्ट्रीय असंतुलन को दूर करने में सहायता मिलती है। असंतुलन दूर करने में सहायता मिलती है। जरूरत है एलपीजी की प्रक्रिया को इसकी दिशा और दशा को मानवीय चेहरा देने की। चेहरा देने की तथा विकास के क्रम में पर्यावरण संरक्षण पर जोर देने की। पर्यावरण संरक्षण पर जोर देने की यानी इसकी जरूरत है। संक्षेप में एलपीजी का स्वरूप इस तरह होना चाहिए जिससे समावेशी एवं सतत विकास की प्रक्रिया को मजबूती मिले, प्रक्रिया को गति एवं मजबूती मिले। गति एवं मजबूती मिले। ठीक है, अब एक ब्रीफ में एक डायग्राम बनाइए। हो गया क्या? आप लोग अभी पढ़े आर्थिक सुधार की पृष्ठभूमि, उद्देश्य के बारे में डिस्कशन किए, तात्कालिक और दीर्घकालिक बताए थे ना। उसके बाद एलपीजी के बारे में, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के बारे में, फिर पॉजिटिव क्या रहा, फिर
निगेटिव क्या रहा, फिर समाधान, और फिर सरकार क्या क्या की है, और अंत में आर्थिक सुधारों पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है तो क्या किया जाए। ठीक है, पीछे हटने की जरूरत नहीं है, उसको सही दिशा और दशा देने की जरूरत है। क्या देने की जरूरत है, मानवीय चेहरा देने की, गांव गरीब किसान का सशक्तिकरण हो, इस तरह एलपीजी को आगे बढ़ाने की जरूरत है। समावेशी एवं सतत विकास की जरूरत है। सतत विकास मतलब विनाश के बगैर विकास, पढ़ा चुके हैं, पर्यावरण मित्र विकास। विकास ऐसा हो जो विनाश से बचाए, ना कि विनाश लाए। ठीक है, ओके। अब एक छोटा सा बना रहे एलपीजी पर, और थोड़ा सा सरल कर देते हैं आप लोगों को, तेजी से ये क्लियर। आर्थिक सुधार, एलपीजी, तेजी से 1991 में आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में इकोनॉमिक रिफॉर्म को लागू किया गया, और इकोनॉमिक रिफॉर्म को लागू किया गया, जिसको 3 शब्दों में व्यक्त किया जाता है। क्या, उदारीकरण, निजीकरण, परमिट कोटा लाइसेंस। तो पहले ना एलपीजी, निजीकरण, वैश्वीकरण। उद्देश्य, मनमोहन सिंह ने बजट प्रस्तुत करते हुए क्या कहा था, वित्त मंत्री ने 1991 में संसद में जो उद्देश्य बताया था, शेर पिंजरा से बाहर निकला, ये तो मीडिया ने कहा, विदेशी मीडिया ने कहा। वित्त मंत्री ने 1991 में 3 उद्देश्य बताए थे। सतत आर्थिक वृद्धि दर हासिल करना, दूसरा महंगाई पर नियंत्रण, तीसरा विषमता में कमी, जैसे बताया था और लागू किया गया। अब देखते हैं उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं। सतत आर्थिक वृद्धि दर और मजबूती, पॉजिटिव क्या रहा भाई, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा, जीडीपी बढ़ा, और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, सब 5वीं सबसे बड़ी पीपीपी के हिसाब से, पावर परचेजिंग पावर पेरिटी के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ठीक है, पर कैपिटा इनकम बढ़ा, विदेशी निवेश फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा, पीएसयू का सशक्तिकरण हुआ, और प्राइस एंड क्वालिटी के मामले में, प्राइस और क्वालिटी के मामले में क्या, चॉइस किसके समक्ष। ये बहुत बड़ा परिवर्तन था। नहीं, ये लोगों के लाइफ स्टाइल को चेंज किया, जीवन स्तर को बदला। ना जीडीपी ग्रोथ रेट भी बढ़ा। निगेटिव क्या हुआ भाई, विषमता क्या हुई, बढ़ी ना, महंगाई कंट्रोल हुआ, महंगाई पर नियंत्रण नहीं, गांव गरीब किसान उपेक्षित, कृषि और एमएसएमई उपेक्षित,
आय और संतुलन। समावेशी विकास हुआ? हाँ, समावेशी विकास नहीं हुआ। कुल मिलाकर संक्षेप में जब कहा जाए 5 मिनट में आर्थिक सुधार का मूल्यांकन कहा जाए, 10 मिनट में लिखना होता है, कभी कभी 12 मिनट में संक्षेप में। आपके पास समय नहीं है, फटाक से ये लीजिए। कुल मिलाकर क्या कहिएगा? आर्थिक सुधार के दौर में भारत को मिश्रित सफलता मिली है। मिश्रित मतलब समझिए ना, सफलता मिला है, असफलता भी। वर्ड सफलता ही रहने दीजिए। सफलता भी मिली है, असफलता भी मिली है, कहने से बढ़िया मिश्रित सफलता मिली या मिश्रित उपलब्धि मिली। ये हो गया आर्थिक सुधार। अब अलग से इसी में निजीकरण पर पढ़ेंगे हम लोग और वैश्वीकरण पर। लाइव क्लास का दूसरा पार्ट ब्रेक के बाद निजीकरण, और निजीकरण में ही बात करेंगे हम लोग रेलवे के निजीकरण और स्वास्थ्य क्षेत्र के निजीकरण। स्वास्थ्य क्षेत्र, ठीक है। और उसके बाद करेंगे ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण पर। बहुत तीनों टॉपिक बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई भी एग्जाम हो ये पूछा ही जाएगा। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आधे घंटे का ब्रेक। देखिए